नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि अ, आज हम इस कड़ी में पहुंच चुके हैं इतिहास पे। इतिहास में हमने आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा दिया है, मध्यकालीन भारत भी कुछ हद तक करा दिया है। आज हम प्राचीन भारत की तरफ से शुरू करते हैं और हमारा आपसे वादा है कि आपके इस एग्जाम में, इस टीचर वाले एग्जाम में या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें हम आपके साथ बने रहेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक, कोई सेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में पर्याप्त होगा। ये वीडियो हो सकता है लंबा होगा ही होगा, हो सकता है 2 खंडों में भी आए, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इतिहास के बारे में समझते हैं। इतिहास दो इतिहास को हम 3 खंडों में बाँट के रखते हैं, सामान्य तौर पर समझने के लिए। कौन-कौन सा इतिहास? एक तो है प्राचीन भारत का इतिहास, एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक है आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इतिहास के बारे में किसने क्या कहा है। तो इतिहास का जनक जिसको कहते हैं उसका नाम है हेरोडोटस। और क्यों कहते हैं? क्योंकि आधुनिक अर्थों में इन्होंने इतिहास लेखन किया था, इसलिए इनको हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। और इतिहास दर्शन का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो ये वाल्टेयर को कहते हैं। वाल्टेयर का एक कथन बहुत मशहूर है कि हम, हो सकता है मैं आपकी बातों से सहमत ना हूँ, लेकिन मैं आपकी बात विचारों को रखने के लिए अपना गला कटवाने तक को भी दे सकता हूँ या तैयार हो सकता हूँ। अब इतिहास के बारे में और किसने क्या कहा है, एक बार ये भी देख लीजिए। तो बेकन ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ट्रेवलियर ने कहा है इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। जी बी ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। और रेनियर ने कहा है कि इतिहास एक कहानी है। अलबरूनी ने कहा है इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। अब हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को भी हम कैसे बांटते हैं। पहला, अभी हम ये समझ लीजिए कि आधुनिक परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है और इसका सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद क्या है? हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसी में से एक वेद है अथर्ववेद। तो अब बात करते हैं कि हमने आपको बता दिया कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हमने काल विभाजन के हिसाब से इसको बांट लिया है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझेंगे तो कैसे हम तय करेंगे कि उस काल में क्या हुआ था। तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास 2 ही चीजें हैं। एक तो है कि हमारे पास साक्ष्य होंगे, और साक्ष्य कैसे होंगे? लिखित साक्ष्य होंगे। दूसरा, अगर वो लिखित साक्ष्य हैं तो पठनीय है कि नहीं पठनीय है, एक तो ये भी है। दूसरा दूसरा ये है कि उस समय जो हमें अवशेष मिले हैं, पत्थर वगैरह, इन सब से, जैसे कि इतिहास के स्रोत को हम कैसे समझेंगे कि ये किस काल में हुआ था और उस काल में कैसे कैसे होते थे। तो देखिए, जो किताबें उपलब्ध हैं अगर हम उनको पढ़ ले रहे हैं तो उससे हम कुछ आइडिया, अनुमान लगाते हैं। या उस समय के जो कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, कुछ सिक्के हैं, कुछ मूर्तियां हैं, कुछ चित्रकला है, कुछ स्थापत्य है, कुछ अन्य पुरावशेष हैं, ये सब की वजह से हम उसमें अनुमान लगाते हैं कि उस समय ये हुआ रहा होगा। दूसरा साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत है, धर्म से अलग, यानी कि धर्मेतर साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणों का साहित्य है, जैनों का साहित्य है और बौद्धों का साहित्य। बौद्ध धर्म ही पुराने हैं ना। और धर्म से अलग के अगर साहित्य की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा है। राजतरंगिणी है जिसको कलहन ने लिखा है। और जो विदेशों से अलग अलग यात्री भारत में आए, उन लोगों के लिखे हुए कुछ पुस्तक हैं, जैसे टॉलमी ने लिखा, जैसे तो अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर लगाएंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में कि कौन से स्रोत कब थे, कैसे थे। तो आइए उन प्रश्नों पर आते हैं कि प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो देखिए, इसमें बुद्ध चरित्र जो है उसको अश्वघोष ने लिखा है और हर्ष चरित्र को बाणभट्ट ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरित्र और हर्ष चरित्र में कंफ्यूज नहीं होना है। कम से कम 20 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला, विक्रम विक्रमांक देव चरित्र, इसको किसने लिखा है? तो इसको बिल्हन ने लिखा है। रामचरित्र, इसको संध्याकर नंदिनी ने लिखा है। अभी एक बात और याद रखिएगा कि रामचरित्र मानस में अगर आए तो तुलसीदास होंगे, वो संध्याकर नंदिनी नहीं होंगे। और नवसंहार चरित्र किसने लिखा है? तो पद्म गुप्त ने लिखा है। अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में खोडस जनपदों की उल्लेख मिलता है? खोडस जनपद का मतलब होता है 16 महाजनपदों की जानकारी, और 16 महाजनपदों की जानकारी 2 ग्रंथों में मिलती है, एक बौद्ध और एक जैन में, एक अंगुत्तर निकाय में, दूसरा भगवती सूत्र में।
ठीक है, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नाम के ग्रंथ को लिखा था। जब वो भारत आया था तो इसी इंडिका ग्रंथ में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में लिखा है, और उसी उसी मतलब पुस्तक में उसने उस समय की यात्रा वृत्तांतों को बहुत विस्तार से बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल कैसा था, उसमें कितने लोग बैठते थे, क्या लिखते थे। और टॉलमी ने ज्योग्राफी नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है। और मानते हैं ऐसा कि टॉलमी किसी यात्रा के दौरान उस ज्योग्राफिका नामक पुस्तिका को लिखा था, और उस यात्रा में मतलब समुद्र में बैठ करके नाव में, जहाज में उसने पूरे वृत्तांत को लिखा था। बड़ा विस्तारित पुस्तक है ये टॉलमी। हालांकि अब इसके पूरे पुस्तक अवेलेबल है नहीं, इसके कुछ एक खंड अवेलेबल है, या कुछ किसी पुस्तकों में उसका जानकारी मिलता है। अगला है कि अज्ञात लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, ये किसी अज्ञात लेखक ने लिखी है। लोग इसको प्लिनी से जोड़ते हैं, लेकिन प्लिनी गलत आंसर है। प्लिनी का भी आप टिक मार के बताइएगा। और नेचुरल हिस्ट्रिका को प्लिनी ने लिखा है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री है, बताइए कब किसके समय में कौन आया था और क्या बताया था। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में की राजनीतिक स्थिति के बारे में उसने लिखा है। जब उसकी पुस्तक आप पढ़ेंगे फायान को, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की स्थिति के बारे में लिखा गया है। और वेनसांग हर्ष के समय में लिखा है। कौन हर्ष? हर्षवर्धन। आपसे पूछेगा कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, याद रखिएगा, ठीक है। इति सिंह किसके बारे में लिखा है? इति सिंह के पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, या उसने अपने विवरण में क्या लिखा है? तो उसने अपने विवरण में वेशभूषा और खान पान के बारे में लिखा है। और चावजुकुआ क्या लिखा है? तो उसने चोलकालीन इतिहास के बारे में लिखा है विस्तार से। कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो महाराजा अशोक के प्राप्त हुए हैं। अशोक ने धर्म की नीति का पालन किया था, और उसने कई दूर दूर तक लिखवाए थे। शहबाजगढ़ी मतलब उसने चारों को दिशाओं को छुआ था अशोक ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसप नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने अभिषेक के मतलब अशोक के सारे अभिलेख को उसने पढ़ा था। मेगास्थनीज के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि उसने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। चाणक्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। चाणक्य का अलग नाम भी है, कौटिल्य उनका नाम है। उनका नाम एक और उनका नाम है, वो भी मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब कह रहा सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। हिंदुओं का एक तरह का मानक धर्म ग्रंथ है। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है, वैसे ही हिंदू धर्म को चलाने के लिए इस ग्रंथ मतलब इस ग्रंथ का स्थान माना जाता है मनुस्मृति। लेकिन ऐसा मानते हैं कि इसमें बहुत सारी कुरीतियां और बुराइयां भी लिखी गई हैं, इसीलिए इसको भीम समुदाय के लोग साइड करते हैं। अगला प्रश्न है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है। पुराण कितने हैं? आप सबको पता होगा कि पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण भक्ति के लिए मतलब कृष्ण के बारे में जो सबसे बेहतर पुस्तक है और उनके भक्ति के बारे में, वो है महाभारत के अंदर लिखा गया एक खंड जिसको हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। तो वही है श्रीमद् भागवत गीता। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ये पाणिनि बहुत बड़े व्याकरणीचार्य थे। पतंजलि ने योग के बारे में लिखा है, ठीक है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के बारे में लिखा है, और गौतम भी दर्शन के बारे में लिखे हैं। ये सारे दर्शन की बात हो रही है। सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्योतिषी से पुस्तक है सूत्र। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो उसके द्वितीय मुख्य अभिलेख जो है उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है कौन गलत है। फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। दूसरा है कि अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो वेनसांग से जुड़ा हुआ है। वेनसांग ने सी यू की लिखा था। अगला प्रश्न है कि 14वीं सदी में पूरब का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो बोगजकोई से प्राप्त हुआ है। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, अष्टांग हृदय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसके द्वारा कौन से सुमिलित है बताइए। तो कह रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल ने बनाया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने बनाया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने बनाया था। और एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। और भीतरी तथा जूनागढ़ स्तंभ अभिलेख ये स्कंदगुप्त ने बनाया था। अशोक के नाम पर यह अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मस्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम से।
अशोक के अभिलेखों का अगर आप विभाजन करेंगे तो 3 भागों में बाँटेंगे। कौन? एक तो शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है और एक गुहा लेख है। ठीक है? अब एक बात इनको आसानी से यही समझ लीजिए कि अशोक ने जो शिलालेख लिखे हैं, उसमें जो बड़े शिलालेख हैं, दीर्घ शिलालेख है, उसको उन्हें ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरामाइक लिपि में और ग्रीक लिपि में लिखा है। और लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख तथा लघु स्तंभ लेख, सॉरी, लघु शिलालेख, दीर्घ और लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये उसने ब्राह्मणी लिपि में लिखा है। तो इस बात को खूब ध्यान रखिएगा, आगे आपको ये बड़ा काम आने वाला है। अच्छा, दीर्घ शिलालेखों की जो लिपि है, उसमें द्विभाषिक लिपि मतलब 2 भाषा में लिखा है। सरेकुना के अभिलेख को, उसमें ग्रीक और अरामाइका दोनों में लिखा है। सरेकुना अफगानिस्तान के पास में है, वहाँ पे जो एक उसका शिलालेख मिला है, वो 2 भाषाओं में लिखी है, मतलब 2 लिपियों में है, ग्रीक और अरामाइका है। और खरोष्टी लिपि में जो 2 अभिलेख मिले हैं, एक तो शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है और दूसरा मानसेहरा का अभिलेख है। और तक्षशिला में जो अभिलेख उसके मिले हैं, वो अरामाइका लिपि में। तक्षशिला भी वर्तमान का पेशावर के आसपास का इलाका मान लीजिए, वो अरामाइका लिपि में मिला है। ठीक है? और अशोक के शिलालेख 14 लेखों का एक समूह है, जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। कौन 8 स्थानों से मिले हैं? एक तो शाहबाजगढ़ी में, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा धौली, छठा जौनगढ़, पांचवा एरागुड़ी और छठा मुंबई के सोपारा से मिला है। तो ये अशोक के शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं, ये दीर्घलेख हैं। कहाँ कहाँ उनकी कौन सी अभिलेख मिले हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया में बोगजकोई अभिलेख के विभिन्न वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ है। वो कौन कौन देवता हैं उस पर? तो उसमें इंद्र भी हैं, मित्र भी है, वरुण भी है, नासत्य भी है, ये सारे देवता उस पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उसकी रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? अभी आपको हमने बताया था कि चाणक्य या कौटिल्य नाम के व्यक्ति ने अर्थशास्त्र को लिखा था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था। अब है कि कथा सरित सागर किसने लिखा था? तो कथा सरित सागर सोमदेव नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा था। महाभाष्य, महाभाष्य के रचनाकार जो हैं वो पतंजलि हैं। कौन पतंजलि? वही पतंजलि जो आश्रम वाले हैं, पतंजलि हैं। और मालकाग्निमित्रम ये कालिदास ने लिखा है। इसमें 2 लोगों की कहानी, प्रेम कहानी है इस पुस्तक में। मृक्षकटिकम के लेखक जो है वो शूद्रक है। और नीति शास्त्र के लेखक कामंदक हैं। और राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। राजतरंगिणी में वहां के, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऊपर वाला प्रश्न हो गया ना। तो इसमें है कि कौन से विदेशी यात्री भारत में कब भ्रमण करने आया था? तो फाहियान के बारे में समझ लीजिए, 399 से 414 ईस्वी तक आया था। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक आया था। इति सिंह 679 से 695 ईस्वी तक नहीं आया था। अल मसूदी 957 ईस्वी में आया था। ये सही है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि ये नाटककार थे। क्षेमेश्वर के नाटक बड़ा मशहूर माने जाते हैं। अब आ गया पाषाणकालीन सभ्यता। पहले तो ये समझते हैं कि प्राचीन भारत में पाषाण काल कौन सा काल को कहा जाता है। तो देखिए, जब प्राचीन भारत हमने आपको बताया ना, तो प्राचीन भारत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में? एक प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या उसी का दूसरा नाम हम मानते हैं पाषाण काल। दूसरा आद्यैतिहासिक काल, उसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से जो काल प्रारंभ होता है, और मान के चलिए 12वीं शताब्दी तक, 12वीं नहीं तो 10वीं शताब्दी तक तो मान के चलना पड़ेगा हमें, तब तक के काल को हम इसको ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो अभी हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में? पाषाण काल में पहला पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो अब आपके मन में क्लियर हुआ कि सबसे पहले हुआ इतिहास। मैं यहां लिख के समझाता हूं। इतिहास को भी 3 भागों में बांट लीजिए। एक प्राचीन काल, एक मध्यकालीन काल और दूसरा आधुनिक काल। अब प्राचीन काल को भी 3 भागों में बांटिए। एक पाषाण काल, दूसरा एक हड़प्पा काल और तीसरा एक ऐतिहासिक आद्यैतिहासिक, मतलब जो आगे वाला है वो। अब इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटिए। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि माना जाता है कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। अब ईसा पूर्व क्यों कह रहे हैं हम? देखिए, जिस दिन ईसा की जन्म हुई ना, उसके पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा के बाद के समय को हम ईसा ईस्वी कहते हैं। तो ईसा पूर्व में जब आप जाएंगे ना, तो उसमें डेट घटता हुआ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस साल 2023 है, 24 है,
तो अब अगले साल 2025 आएगा, फिर अगले साल 2026 होगा। लेकिन जब हम ईसा काल मानेंगे ना, मतलब ईसा पूर्व मानेंगे, तब उसमें ऐसा नहीं होगा। ईसा पूर्व में क्या होगा, इस साल 2024 है तो अगले साल 2023 होगा, फिर उसके अगले साल 2022 होगा, फिर अगले साल 2021 होगा, फिर 2020 होगा, ऐसे घटता हुआ जीरो तक पहुंचना है उसको। तो 10 लाख ईसा पूर्व से घटते हुए वो आया कितने तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। तब वो हुआ क्या, पूरा पाषाण काल। अच्छा, उस समय लोग क्या करते थे, तो उस समय की जो आजीविका थी, वो लोग थे वो सिर्फ शिकार करते थे, मतलब वो खाना बदोश टाइप के लोग थे। उन लोगों को जीवन और सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पूरा खाना बदोश टाइप से जीते थे, जहां पाते थे वहीं रह जाते थे, जहां मन करता था वहीं खाते थे। तो उस समय के जो अवशेष मिले हैं ना, वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नाम का एक व्यक्ति था, उसको मिला है चेन्नई के पास पलवरम में एक उपकरण, जो कि 1863 ईस्वी में मिला था। एकमात्र उस समय का खोजा हुआ वही हथियार है वो। अच्छा, अब पूरा पाषाण काल को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। किन किन भागों में, एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उत्तर पूरा पाषाण काल। निम्न को पूर्व भी कहते हैं, यानी पूर्व पूरा पाषाण काल। अब निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल है, उसकी समय कितनी मानी गई है, तो उसका समय माना गया है 10 लाख से लेकर के 1 लाख ईस्वी तक। और मध्य पूरा पाषाण को कब से कब तक माना गया है, तो उनको माना गया है 1 लाख से 40,000 तक। और निम्न पूरा पाषाण को कब तक, मतलब उच्च पूरा पाषाण को कब तक माना गया है, तो 40,000 से लेकर के 10,000 तक। अब समझ में आ गया कैसे कैसे बट रहा है, तीनों तीनों का समझ में आपको आ गया। आइए वापस लौट करके वहां चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो अभी आपको क्या बताया कि पूर्व पाषाण काल के आदमियों का, मैं इसको रेड कर देता हूं कि आप इसको ठीक से देख पाए। हाँ, अब ये देख लीजिए, पूर्व पाषाण कालीन व्यक्तियों का आजीविका क्या था, तो क्या था, शिकार था। तो यही आंसर है इसका, कि इसका आजीविका क्या था, शिकार खेलना इसका मुख्य काम था। अगर निम्न घटनाओं को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और नियोलिथिक। तो उसमें सबसे पहले आएगा पैलियोलिथिक, उसके बाद में आएगा मेसोलिथिक, उसके बाद में नियोलिथिक और उसके बाद में कौन सा आएगा, कैल्कोलिथिक। यही है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस प्रकार से जाना जाता था, तो क्रोमैग्नियो जो था, क्रोमैग्नो मानव, उनको प्रारंभिक पूर्व मानव माना जाता था। अब वापिस से उस प्रश्न पर आइए कि इतिहास में किसने क्या कहा था। तो किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। याद कीजिए, आइए इस पेज पर क्या कहा है जेबी ब्यूरी ने। जेबी ब्यूरी ने कहा इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। क्लियर है ये बात। अब इनके बारे में एक बार समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन लेकिन इसमें क्या है, सॉरी, लिखित साक्ष्य तो इसमें है ही नहीं। कौन सा साक्ष्य है, किसके बारे में हम इसमें अनुमान लगाते हैं, तो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है। मतलब उस समय के पत्थर, उस समय के शिलालेख, उस समय के अभिलेख, उस समय के यही सब पत्थर उत्थर के जितने कार्यक्रम है ना, या उस समय के जो हथियार है, इन सब के बारे में जो चीजें हैं, उससे पता चलता है कि ये काल इस समय का काल है। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है। अब आद्य ऐतिहासिक काल के चीजें तो मिली हैं, किताबें मिली हैं, लेकिन पढ़ने लायक नहीं, उसको हम अब तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। दिल्ली में मेरे जाने वाले एक प्रोफेसर है, उनके घर के निचली मंजिल में, बेसमेंट में, उस समय के पुराने चीज रखे गए हैं। वो मतलब इतिहासकार है, लेकिन वो इतने साल लगा दिए, जीवन के 40-50 साल लगा दिए, लेकिन अब तक वो पढ़ नहीं पाए हैं। तो इतना टफ होता है इन चीजों को पढ़ना, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। कि तो वही कह रहा है कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पठनीय नहीं है। और उसके जो पुरातात्विक साक्ष्य है, बस उसी के आधार पर हम उसके अनुमान लगाते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता है। और ऐतिहासिक काल क्या है, उसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, पठनीय भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, वो भी उपलब्ध है, वो भी पठनीय है। तो यहीं से कुल मिलाकर के ऐतिहासिक काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के जो काल है, इसी के काल से हम मानते हैं कि कुछ अच्छा है। तो यही कह रहा है कि प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है, तो वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न, पुरातत्व के विन्यास स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है। तो इसमें भौतिक संस्कृतियों के क्रमिक निक्षेप, मतलब घटता हुआ जो स्थिति है, इसको समझने के लिए वो ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो गुफा कराल जो है, वहां से पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जो गर्त में है। गर्त का मतलब है जमीन में गड़े हुए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबद्ध है। तो गुलास्म पाषाणों से समृद्ध सावधान जो मिले हैं वहां पे, एक तो वो है, और दूसरा काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग है। इसकी वजह से वो महापाषाणकालीन संस्कृति से उसको हम दक्षिण भारत वाले इलाके को जोड़ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल से स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। मतलब कौन कौन से प्रागैतिहासिक काल के स्रोत हैं, तो आसान है, आप समझ सकते हैं। एक तो जीवाश्म उस समय के मिल रहे हैं, मतलब जो व्यक्तियों को जमीनों में गाड़ा गया था, दफनाया गया था, वो मिल रहे हैं। दूसरा
एक सेकेंड। हाँ, दूसरा हाथों की कुल्हाड़ियां मिली है उस समय, और तीसरा क्या मिली है, वहां के अस्थि अवशेष मिले हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी, तो पलावरम है, वहां पे इसकी खोज हुई थी। लंबोत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, तो संस्कृति के काल मापन का विशेष ज्ञान होता है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। फलक संस्कृति का मतलब होता है एक काटने वाला हथियार होता है फलक संस्कृति, तो वो मिलता है हमें मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति में, उस समय से मिलता है। कह रहा है ये मिलान करने के लिए कुछ दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है, कैसे मिलान करेंगे एक बार समझ लीजिए। बिरभानपुर, बिरभानपुर जो है वो लघु पाषाण उपकरण के लिए वहां से खुदाई हुई है और वहां से वो मिला है। उज्जैन जो है, उज्जैन गैरिक मृदभान परंपरा है की चीजें वहां मिली हैं, इसलिए वहां जान जा रहा है। कायथा जो है वैसे ताम्र निधि मिली है कायथा से, यानी कि ताम्र निधि मिली है। आहार, आहार, आहार लिखा हुआ है, गलत है थोड़ा सा ये। तो ये क्या है, इसमें बनास संस्कृति मिली है। गिलूंड, गिलूंड से क्या मिली है, गिलूंड से मिली है आहार। और महेश्वर से क्या मिला है, महेश्वर से मिला है मालवा संस्कृति। और चिरांद कहाँ से, चिरांद कहाँ है, तो चिरांद बिहार में है, और यहाँ से कुछ उस समय के उपकरण मिले हैं। कारण निम्नलिखित कथनों में से मिलान करने के लिए कि मिलान कीजिए और बताइए कौन से सही है कौन से गलत है। तो देख लीजिए, ताम्र संचय का संबंध किससे है, गैरिक मृदभांड से है। हड़प्पा काल का संबंध किससे है, काले रंग के चित्रित लाल मृदभांड से। मृदभांड का मतलब है एक तरह से मिट्टी का हांडी समझ लीजिए, उसको मृदभांड कहते हैं। तो उस पर काले चित्र क्या है, गैरिक है। तो यही बता रहा है कि किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया है, तो लवसूरिया ने प्राप्त किया है। और उत्तर भारत की महापाषाणिक समाधियों की खोज किसने की है, तो जी.आर. शर्मा जी ने की है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है। इनको हम एक कनिंघम भी कहते हैं। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं, तो हम एच.डी. संकालिया साहब को कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। और कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पोषण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया है, तो ये थॉमसन साहब ने किया है। इसमें देख लीजिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। कह रहा भीम बेटका बताइए कहाँ है, तो भीम बेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। दायमाबाद कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और पाडू राजार वीवी कहाँ है, तो ये बंगाल में है। ठीक है, अब ये कह रहा बुर्जहोम कहाँ है, तो बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। बलूचिस्तान कहाँ है, आप सबको पता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है, बलूचिस्तान में अभी तनाव हो रहा है। और पेरियाटमी कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और नौदा टोली कहाँ है, ये मुबारकाबाद में है नौदा टोली। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे, निम्न पूर्ण पाषाण काल से संबंधित है। निम्न पूर्ण पाषाण काल से संबंधित है प्राचीनतम कलाकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि से के प्रयोग से परिचित था, ये सही नहीं है। पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था, बाद में हुआ। बाकी तीनों सही है, सही को पढ़ लीजिए, क्या पता इसी से प्रश्न आ जाए कि दक्षिण भारत में गुंटूर और कुर्नूल जिले से पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर श्रेणी से पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पहचान पृथक की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के बाद में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संस्कृतियों में से सही कालक्रम कौन सा है, तो सही कालक्रम है अबेविली, एस्यूली, मुस्तारी और मद्रागलिनी। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिरांद बिल्कुल सही है। समाधि स्थल पुरकालम, ये भी सही है। और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हली जो है वहां पे मिली है, ये तीनों सही है। गर्त निवास जिसमें से किसी संस्कृति के विशिष्ट लक्षण है वो कहाँ पाए गए हैं, तो कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति में पाई गई है। क्या है ये गर्त घाटी, गर्त घाटी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जमीन खोद करके उसमें दफना दिया गया है, यह है गर्त घाटी। नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये जो अवशेष मिले हैं एक तो बुर्जहोम से मिले हैं और दूसरा कहाँ से, गुफकराल से मिला है। गुफकराल से ये चीजें मिली हैं। अब ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि मिलान करिए। पूरा पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल में शैलाश्रम अधिवास मिले हैं। मध्य पाषाण काल में क्या था, तो नदीतम अधिवास मिले हैं। नव पाषाण काल में क्या है, नव पाषाण काल में गर्त अधिवास मिले हैं। और ताम्र पाषाण में क्या मिले हैं, उसमें कच्चे और पक्के मकान के अवशेष पाए गए हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से चिन्हित करिए कि कौन सा कहाँ है, तो पहला वाला जो है वो बुर्जहोम है। आप ये देखिए, ये पॉइंट जो है ना बुर्जहोम है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा चिरांद है, चिरांद बिहार में पाया गया है। ठीक है, तीसरा नागार्जुन कोंडा है, ये देख लीजिए तमिलनाडु का इलाका है नागार्जुन कोंडा। और चौथा जो है पेरियट्टम है, ये भी दक्षिण भारत का इलाका है, बॉर्डर का स्थल है ये। अगला प्रश्न है कि दक्कन की एस टीले प्रदर्शित करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं, वो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्तियों के अवशेषों को प्रदर्शित करते हैं।
भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? तो कालीबंगा से खोजी गई है। कालीबंगा में जोते हुए खेत का अवशेष पाए गए हैं। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ बेलन नदी के किनारे पर स्थित शहर है मेहरगढ़, पाकिस्तान की तरफ। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं प्राचीनतम कृषि के प्रमाण। अच्छा, कुछ स्थल है पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से पहले के भी हैं, निम्न पाषाण काल से वो देख लीजिए कहाँ कहाँ किसके हैं। तो जैसे निम्न, अब जैसे हम पाषाण काल के 3 भागों में पढ़े थे, कौन सा? पूरा पाषाण काल से संबंध, निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो चीज मिली है वो चौपर और चौम्बिंग पेबुल संस्कृति अथवा सोहन संस्कृति के नाम से जो विख्यात है वो चीजें मिली है। कौन से क्षेत्र में ये मिल पाया गया है? तो उत्तर भारत में मिला है। और प्रथम प्राप्त उपकरण कौन है? इसको डी एन वाडिया साहब ने सोहन नदी के घाटी से 1928 ईस्वी में प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? तो यहाँ पे हैंडेक संस्कृति अथवा मद्रासी संस्कृति पाया गया है। ठीक है, हस्तकुठार खंडक विदारणी, और इसका क्षेत्र दक्षिण भारत में भी है। और उसमें प्रथम जो उपकरण है वो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट द्वारा पलवरम में 1863 ईस्वी में खोजा गया है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। नीचे ये मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल का जो नामकरण है एक बार पहले उसी को देख लीजिए कि उसमें क्या है और कहाँ है। तो उसका कालावधि आपको बताया था 1,40,000 ईसा पूर्व तक। फलक और स्कैपर उपकरण वहां पाए गए हैं। मध्यम आकार के हस्तकुठागार, बिदारनी और छुरिकाएं आदि वहां पाई गई हैं। नामकरण इसका खोज के आधार पर रखा गया है नेवासाई चरण के तहत, और उपकरण के आधार पर फलक संस्कृति, फलक, ब्लेड, स्कैपर इत्यादि संस्कृति इसको कहा गया क्योंकि इसमें फलक मिले हैं। अब उच्च यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल, इसकी कालावधि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। उपकरण निर्माण तकनीक जो है वो प्रत्यक्ष संघात प्रविधि के तहत हुआ है। प्रधान उपकरण जो है ब्लेड या ब्यूरिन पाया गया है। तो इसके जो मुख्य स्थल है वो बेलन घाटी है, सोन नदी है, पूर्व एवं पश्चिम की सीम भूमि और बेमुला आदि है। पाटन पटाने के प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंड कवचों को रेखांकन किया गया है, और अंड कवच व सीपी के मनके भी उस समय रखे गए हैं। भीमबेटका की गुफाओं में भी प्राप्त शैलचित्र जो है उसी के उदाहरण, उसी के कलाकृतियों का उदाहरण है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो सबसे पहली जानकारी खोज हुई वर्ष 1867 ईस्वी में हुई थी। खोजने वाले जो थे वो आर्केबाइल्ड कोपेगनल कार्लाइल थे, जिसको हम एबी कार्लाइल बोलते हैं। और साक्ष्य जो उसके प्राप्त साक्ष्य है वो शैल चित्र है, और ये कहाँ से मिले हैं? ये विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। स्थल इसमें कौन कौन सा है जिसमें प्राप्त प्रमुख साक्ष्य है? तो लंगनाज है जो कि गुजरात में है, उसमें 14 मानव कंकाल पाए गए हैं। महदाहा है प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में, जिसमें 28 समाधियां। बुचड़खान है हड्डी और सिंह से निर्मित उपकरण, ये चीजें वहां मिली है। लेखैया है मिर्जापुर के पास में उत्तर प्रदेश में, जिसमें 1700 समाधान पाए गए हैं। दमदमा है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पास में, उसमें से 41 समाधान पाए गए हैं। और सराय नाहर राय जो है ये प्रतापगढ़ के पास में उत्तर प्रदेश में, ये वहां भी 11 समाधान पाए गए हैं। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं जो कि बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। विशेषता क्या है? विशेषता है कि मानव अस्थि पंजर की सर्वप्रथम प्राप्ति यहीं से हुई है, और इसके विशिष्ट उपकरण जो है वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक टूल्स हैं जो कि प्रक्षेपास्त्र या तकनीक की तरह काम करते हैं, जैसे तीर धनुष काम करते हैं। इस समय की आजीविका क्या थी? इस समय की आजीविका थी, लोग शिकार करते थे, मछली का भी शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करने लग गए थे, पशुपालन वगैरह करने लग गए थे। तो ये मध्य पाषाण काल का है। अब नवपाषाण काल के बारे में समझ लीजिए। इसकी काल अवधि जो है वो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। क्या विशेषता है? अब इस समय के लोग कृषि करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, हस्त और चाक से निर्मित मृदभांड भी बनाने लगे थे, और घर वगैरह तो बनाने लग ही गए थे, क्योंकि घर बनाएंगे तभी तो कृषि और पशुपालन करेंगे। इसका स्थल कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव है भारत में, वहां से इसके साक्ष्य मिला। ध्यान रखिएगा नवपाषाण में आ रही है लहुरा देव। क्या क्या वहां पाए गए हैं? वहां चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। और मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, वहां से क्या मिला है? यहाँ गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। और गुफा कराल है भारत में, यहाँ से क्या मिला है? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य में पाए गए हैं। और 3 और जगह है, संगन कल्लू, पिकली हली और उतनूर है, यहाँ से राख के टीले पाए गए हैं। इस समय के विशिष्ट उपकरण कौन सा है? तो इस समय के विशिष्ट उपकरण है पॉलिस्टार उपकरण, जिसको हम विशेषकर कुल्हाड़ी कहते हैं, वही है उसमें। विशेष तथ्य क्या है इसमें? इसमें खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। दूसरा, आग का प्रयोग इस समय शुरू हो गया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इस समय के लोग आग जलाने लग गए थे। बुर्जहोम जो है, जहां पे हमें गर्त पाए गए हैं, वहां जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे 16 गर्तावास मिले हैं, और ऐसा पाया गया है कि वहां मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। ये वहां का है। ठीक है, नवपाषाण कालीन ही अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अब नवपाषाण कालीन के में ही हम मुख्य स्थलों के बारे में देख लेते हैं। कोलडिलवा कहाँ है? कोलडिलवा जो प्रयागराज में है, यहाँ पे धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, धान की खेती का। बुरझोम का आपको बता ही दिया, बुरझोम में 16 गर्तावास मिला है। चिरांद बाजी बिहार में, चिरांद बिहार में है, वैशाली के पास में। यहाँ अस्थि निर्मित उपकरण मिला है, मतलब यहाँ हड्डियों से बने हुए उपकरण पाए गए हैं। गुफा कराल में चलिए, जो कि कुम्हार का गुफा कहते हैं,
ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ हस्त निर्मित मृदभांड पाए गए हैं। समतल धरातल के ऊपर, समतल जमीन है, इसी के ऊपर में हाथ से बना हुआ मृदभांड रखे गए हैं, मतलब वो हड़िया रखा गया है। और मकानों के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। उसके बाद में महागढ़ा है प्रयागराज में, वहां से जौ की खेती पाई गई है और पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में चलिए, अभी आपको बताया था मेहरगढ़ पाकिस्तान में, वहां गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य वहां से मिले हैं। अब भीमबेटका का शैल चित्र देखते हैं। भीमबेटका में क्या है, इसके खोजकर्ता जो है वो वीएस वाणक्कर है। अवस्थिति कहाँ है इसके, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। विशेषता क्या है इसके, इसकी विशेषता है कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है और प्राप्त शिलाश्रय में 700 से अधिक है, लेकिन 500 में चित्रकारी है, जिसमें 243 यूनेस्को के द्वारा संग्रह किया गया है, यानी कि क्रमांक उसको प्राप्त हो गया है। और शैल चित्र यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया शैल चित्रों को। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीजें इनको देख लीजिए कि दमदमा, यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल पाए गए हैं। आजमगढ़ नवपाषाण काल मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन यहाँ पाया गया है। और मेहरगढ़, यहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण पाया गया है। पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष यहाँ पाए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह देख लीजिएगा, बुर्जहोम की खोज है डीटेरा और पीटरसन के द्वारा की गई थी। और मध्यपाषाण कालीन है भारत में मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य माना जाता है। अब आइए प्रश्न की तरफ लौट करके आते हैं। ये आपने मिलान करने वाला देख लिया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इन प्रश्नों की तरफ आते हैं कि सराय नहर और महदाहा संबंधित है। क्यों संबंधित है, ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। कपास की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है जो कोल्डिलवा से पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, इनको मिलान करने संबंधित दिया हुआ है कि मिलान करिए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो करें, मध्यपाषाण संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ पाया गया है, वो चुपानी मांडो में पाया गया है। किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल का गर्तवास प्राप्त हुआ है, तो जो गर्तवास प्राप्त हुआ है वो बुर्जहोम में प्राप्त किया गया है। ताम्रकालीन स्थलों में तांबे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तांबे का जो साक्ष्य है वो आहार से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण कालीन स्थलों को जो राख के टीलों से संबंधित है, ये कहाँ पाया गया है, तो ये पाया गया है दक्षिण भारत में। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, आप सबको पता है कि भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्ला रायसेन वाले इलाके में स्थित है। उसके बाद में नौदा टोली स्थल कहाँ स्थित है, तो नौदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, नौदा टोली। और बच गया प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो है वो संत कबीर नगर से पाए गए हैं। लाहुरा देव वहीं पे है। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों जीवों की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो बेलन से मिले हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत कहाँ से मिला है, इस बात का जो संकेत है वो बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है वहां से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो सेल्ट जो है वो संबंधित नहीं है, बाकी कुल्हाड़ी गणासा बिदारनी ये उससे संबंधित है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किससे बने थे, स्फटिक से बने थे। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली थी, अतिरमपक्कम से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली हैं। ठीक है, अब मिलान करने के लिए दिया गया है कि बताइए कौन सा है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं और अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास एवं उपयोग हो। तो कह रहा है कि कथन और कारण में क्या अंतर है, तो कथन सही है, कारण गलत है, यानी आर गलत है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो नागदा से प्राप्त हुए हैं। रॉबर्ट बुशफ्रूट ने भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उदाहरण कब मिले थे, तो 1863 ईस्वी में मिले थे। रॉबर्ट बुशफ्रूट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, मूलतः थे कौन थे, वो एक भूवैज्ञानिक थे। पूरा पाषाण काल में मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है, तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल में संबंधित है, तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है बेलन घाटी के औजार। अब मिलान करने के लिए स्वर्ण घाटी का संबंध किससे है, तो निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से है स्वर्ण घाटी का संबंध। अब मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो हड़प्पा युग से पाए गए हैं। काले और लाल मृदभांड जो है वो पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग से पाए गए हैं। एनबीपीडब्ल्यू उत्तरकाली पॉलिश वाले मृदभांड जो है वो मौर्य युग से पाए गए हैं। और आरपीडब्ल्यू लाल पॉलिश वाले मृदभांड जो है वो गुप्त युग से पाए गए हैं। फिर से एक मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि बताइए कौन सा है, तो विलियम जोन्स जो है वो एसोटिक सोसाइटी के संस्थापक थे और मार्टिमर व्हीलर जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक मानते हैं उनको हम। और कॉलोनी मैकेंजी जो था वो
भारतीय सर्वेक्षण के लिए जाना जाता है। एच.डी. संकालिया था, वो दक्कन कॉलेज में पढ़ाते थे, शिक्षक थे वहां पे। अब वापिस है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई है, तो भीमबेटका में पाई गई है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका भी, मिर्जापुर भी, पंचमढ़ी भी, सुंदरमन भी, चारों जगह पर पाई जाती है। और हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है, कायथा संस्कृति हम उसको बोलते हैं। होमा इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल में मृग श्रृंग के छल्लों की माला में प्रमाण मिला है, तो महदाहा में उसके प्रमाण मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंसों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। उच्च मध्यपाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन सावधानों में मनुष्यों के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रचलित है, तो आपको बताया था उस समय कुत्तों का शव मिला है। और ग्राउंड स्टोन टूल्स घोतक है किसके, कृषि अर्थव्यवस्था के घोतक है। अब ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि चौपानी मांडो जो है वो मध्यपाषाणकालीन संस्कृति का उदाहरण है, और कुली जो है वो कुली पूर्वी हड़प्पा में है, और अतिरम्पकम जो है वो पुरापाषाण काल से संबंधित है, और इमाम गांव जो है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। फिर से एक बार मिलान करने के लिए दिया हुआ है, कह रहा मिलान करने के लिए कौन सुमेलित है, तो सारे सुमेलित है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, कुप्पा गुल्लू जो है वो कर्नाटक में, लाख जुआर मध्य प्रदेश में, मोरान पहाड़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। फिर आप बताइए कौन सी संस्कृति किससे संबंधित है, तो रंगपुर जो है आपको बताया था, रंगपुर में ताम्रपाषाण संस्कृति मिली है। सोहन में पुरापाषाण संस्कृति मिली है। आदिचलनूर में कहाँ मिली है, तो महापाषाण मिली है। और बुर्जहोम में क्या मिला है, तो उसमें नवपाषाण मिला है। अगला से फिर से है कि पुरातात्विक स्थल है और वहां से विशिष्ट लक्षण है कहाँ से पाए गए हैं, तो ब्रह्मगिरी जो है वो महापाषाण उपकरण के पाए गए हैं। कुफगल जो है वो राख वाले टीले हैं। बुर्जहोम जो है वो गर्त निवास है। और अदिचल्लूर है, अदिचल्लूर जो है वो कलश समाधान के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम क्वार्टाजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि प्रयुक्त होते थे, किस समय होते थे, मध्य पुरापाषाण काल में होते थे। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग में हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है, तो मेहरगढ़ में देती है। अगला प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय जो है की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, किसने किया था, थॉमसन ने किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो मध्यपाषाण काल से माना जाता है। और मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वो कौन सी जगह है, तो आदमगढ़ है, वहां से मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी के उपकरण महदहा से प्राप्त किए गए हैं।